नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मैं फिर से चर्चा करूंगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम और उसके आगे की जो स्थितियां बनने वाली हैं। अभी जो झारखंड में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनको लेकर के। तो सबसे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के और खास तौर पर कांग्रेस की पराजय को लेकर के हम बात करेंगे। कांग्रेस ने इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत की। खास उसमें भी हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। इन दोनों नेताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी मेहनत की। राहुल गांधी ने तो अंत के 4 दिनों तक एक तरह से वहां प्रवास किया, कैंप किया, अपनी रैलियां निकाली, रोड शो किया, बड़ी और छोटी सभाएं भी की। मुद्दा वही था, बेरोजगारी का, महंगाई का और किसानों का, महिलाओं का, महिला पहलवानों का। इस चुनाव में 2 मुद्दे राहुल गांधी ने और उठाए थे जो कि जेन्युइन केस थे, जिसमें एक जो हरियाणा के युवाओं का पलायन हो रहा है और वो अवैध रूप से खतरे से खेलते हुए अमेरिका या अन्य देशों में पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद उनकी क्या दशा हो रही है, उनके घर से जाने के बाद उस परिवार की क्या दशा हो रही है, ये एक ज्वलंत मुद्दा था। इस मुद्दे पर बड़ी खरी खरी सुनाई उन्होंने केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को। महिला पहलवानों की इज्जत से जुड़ा हुआ ये मामला था। उसके बावजूद परिणाम कुछ इतर रहा। इस चुनाव में कांग्रेस ने बखूबी, राहुल गांधी ने जाति जनगणना का उल्लेख किया, आरक्षण का उल्लेख किया, दलितों की बात की, ओबीसी की बात की। बावजूद इसके चुनाव हार गए। इसमें 2 चीजें स्पष्ट हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि एक तो सबसे बड़ी जो चीज आई है सामने, वो कांग्रेस यहां पर एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ी। इस बात को जब इस चुनाव परिणाम को लेकर के समीक्षा हो रही थी तो राहुल गांधी भी काफी खिन्न नजर आए, काफी दुखी नजर आए और काफी क्रोधित नजर आए। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ नेता पार्टी से ज्यादा अपने आप को ऊपर रख करके चल रहे थे। राहुल गांधी का इस तरह का बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये काफी गंभीर बयान है। वो काफी नाराज हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के विवाद को लेकर के। यहां केवल हम किसी एक पक्ष को के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। यहां दोनों के दोनों ही जिम्मेदार हैं और दोनों ने अपनी अति महत्वाकांक्षा को लेकर के एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप किए, उनको लेकर के और उनसे बीजेपी को फायदा पहुंचा। बीजेपी एक महीने में आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के पास जो कैडर है वो आपकी एक छोटी सी गलती को लेकर के वो किस तरह से जन जन के भीतर उसे अपने पक्ष में फैला सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बखूबी सबको मालूम है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है उसको नहीं पता।
हालांकि राहुल गांधी ने उस अंतर्द्वंद को मिटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन जो तीर कमान से निकल चुका था वो जा करके सीधे सीधे कांग्रेस के हितों पर आघात कर गया। अब एक बड़ी चीज सामने आ रही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अंदर खाने में कांग्रेस एक नई कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसमें उन सभी बड़े नेताओं को जो मठाधीश हैं, उन मठाधीशों को साइडलाइन करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को साइडलाइन किया गया है, राज्य की राजनीति से, राज्य की चुनाव की राजनीति से उनको अलग किया गया, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों को जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, हरवा रहे हैं। उसी तरह से हरियाणा की भी बात करें तो हुड्डा परिवार की ये तीसरी हार है लगातार 2014, 2019, 2024। मैंने पहले भी आपसे इस एक वीडियो में इसका जिक्र किया था कि जब तक इनकी मोनोपोली को, इनकी मठाधीशी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक आप चुनाव जीतने की स्थिति में कतई नहीं आएंगे। और इस बात पर कांग्रेस हाईकमान, खास तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, हमको ये भी ऐसा एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी ने ये मन बना लिया है, इसकी चाहे देर सवेर घोषणा होने भर बाकी है, इन्हें साइडलाइन किया जाएगा और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो मोमेंटम कांग्रेस ने गेन किया था, वो मोमेंटम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसे एक आघात जरूर पहुंचा है, उस पर चोट जरूर पहुंची है। एक दो कारण नहीं, केवल चुनाव का हारना और साथ ही जिन जिन इश्यूज को लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं और उसके चलते लोकसभा चुनाव में उनको जो बड़ा फायदा मिला, राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस को फिर से खड़ा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब तक पूरी कांग्रेस को उनकी सोच, जो उनकी नई सोच है, उसके अनुरूप नहीं ढाला जाता, तब तक, और ये ढालने की प्रक्रिया बूथ लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक करनी होगी, और इसकी प्रक्रिया चल रही है। राहुल की टीम इसमें लगी हुई है। तो देर सवेर इसमें बड़ा फैसला आना ही आना है। मैं कह रहा था कि राहुल इसी वजह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो बार बार वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि अमेरिका दौरे पर जाने के पहले, हरियाणा चुनाव से पहले, उन्होंने स्थानीय सरकार को, स्थानीय कांग्रेस संगठन को स्पष्ट तौर पर यह इशारा किया था कि यहां भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, न कि केवल कांग्रेस। उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, लेकिन
ऐसा नहीं हो सका। इससे अखिलेश भी नाराज हुए और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भी इससे काफी नाराज हुआ और आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। ये दीगर बात है कि आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 1.5% वोट शेयर उन्होंने जरूर गेन किया। अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन इससे सबक तो लेना पड़ेगा और राहुल इससे सबक लेकर के महाराष्ट्र में, झारखंड में एक नए फार्मूले के साथ कांग्रेस गठबंधन को, कांग्रेस संगठन को एक नए फार्मूले के साथ चुनाव में उतारने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र में ऑलरेडी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, महाअघाड़ी वहां है, लेकिन ये चीज झारखंड में भी उसको कायम रखना होगा और आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी, अगले साल जो चुनाव होने हैं उसमें भी इसको रखना पड़ेगा। इन चीजों पर मैंने पहले भी बात की थी और राहुल गांधी इस मसले को लेकर के बहुत गंभीर हैं कि इंडिया गठबंधन अगर बना है और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है, तो उस ताकत के साथ ही चलना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव ने 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि यहां पर कांग्रेस की डिमांड थी कि उसे 5 सीटें मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इस पर अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है और मुझे लगता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और जो भी फैसला होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा राज्यों को। हालांकि अखिलेश यादव के प्रत्याशियों की घोषणा करने के पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कि राहुल गांधी, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश ही नहीं, कम से कम हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा को अगर थोड़ा सा माइनस भी करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन उतना मजबूत नहीं, कांग्रेस संगठन उतना मजबूत नहीं है। कांग्रेस उस ढंग से बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा को छोड़ दिया जाए इसमें तो। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव हो, इन दोनों में समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन बखूबी किया है। और ताजा उदाहरण दें तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमला लोक नायक जयप्रकाश नारायण की
कि मूर्ति पर माल्यार्पण करने को लेकर के लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ किया गया, जिस तरह से उन्हें उस प्रतिमा तक जाने नहीं दिया गया, और उसके बाद जयप्रकाश जी के दूसरी क्रांति के उद्घोष के बाद के 1975 को याद दिलाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार तक से को ये आह्वान किया, उनसे ये अपील कर दी कि वो जयप्रकाश जी के साथ उनके नेतृत्व में वो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। और आज ये स्थिति पैदा कर दी गई है कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, महापुरुषों पर माल्यार्पण न कर सके। नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए, ये अपील अखिलेश यादव ने की है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, इस तरह का व्यवहार, उसे लेते हुए एक चुटकी भी ली है और ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी अब जाने वाली है। उन्होंने कहा कि दिया जब बुझने को होता है तो लोग ज्यादा फड़फड़ाने लगते हैं। उधर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से हाल ही में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच जो घमासान सामने आया है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जब तक अगर आप मुट्ठी भींच करके नहीं चलेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ मिलकर के साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा। ये कहना भी आज की तारीख में सही नहीं होगा कि मोदी का ग्लैमर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मोदी का ग्लैमर आज भी है, उसे आप ग्लैमर कहें या सत्ता में रहते हुए एजेंसियों पर उनका नियंत्रण की बात एजेंसियों की आई तो यहां मैं चुनाव आयोग की भी बात करूंगा और चुनाव प्रक्रिया की भी बात करूंगा। एक बात हरियाणा चुनाव को लेकर के, हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर के जो सामने आ रही हैं बातें, उसमें कांग्रेस की अंतर्कलह तो है, मठाधीशों की एक दूसरे को लताड़ने और पटकने की वो रणनीति, वो उनकी चाल, जिससे कि कांग्रेस को बार बार नुकसान हो रहा है, वो भी है, वो तो है। लेकिन इसमें चुनाव आयोग को एकदम से अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने जो 20 अभी परिणाम आने के दिन से लेकर के और अब तक लगातार चुनाव आयोग को घेरा है। हालांकि शुरुआती दौर में चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों को खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की टीम चुनाव आयोग गई, उन्होंने सबूत पेश किए कि गड़बड़ियां हुई हैं काउंटिंग में। अब उसकी शायद उसकी जांच हो, लेकिन चुनाव आयोग का रुख जो दिखाई दे रहा है वो कहने की बात नहीं है। ये जग जाहिर है कि वह सत्ता के दबाव में है या सत्ता के पक्ष में खड़े हैं। ईवीएम का मसला, मैंने पहले कहा था कि ईवीएम का मसला जो है उसको लेकर के सभी विपक्षी दलों को एक साथ मिल करके उसे अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में
शामिल करके एक बार फिर से लड़ाई लड़नी होगी। बिना उसके चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जब आप ईवीएम का नाम लेते हैं तो उस पर लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप चुनाव से पहले घोषणा पत्र में शामिल करके उसे जनता की राय उस पर लेंगे, जनमत संग्रह, एक तरह से जनमत संग्रह कराएंगे, तो वो सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ेगा, चुनाव आयोग के लिए भारी पड़ेगा। और आज की तारीख में निसंदेह चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लोकतंत्र पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जो बार बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय राउत, ये सारे लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी का कोई भी नेता ईवीएम को लेकर के कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें भी ये आईना दिखाना पड़ेगा कि 2009 में, अगर आज ईवीएम ही सब कुछ सही है, तो 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने जब ये मुद्दा उठाया था, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था, तो उस समय ये कैसे सही हो गया था। ईवीएम का मुद्दा 2009 से लेकर के आज 2024 तक जस का तस कायम है, बल्कि उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके कोई अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सारे लोग चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। ईवीएम का मुद्दा चुनाव के पहले उठाना पड़ेगा, जनमत संग्रह के तौर पर उसे पब्लिक के बीच में ले जाकर के बात करनी होगी। और गठबंधन, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, इस मसले पर राहुल की जो सोच है, राहुल गांधी की, उस पर अमल करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को वो साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। इसे नाराजगी न समझा जाए। नाराजगी इस मसले पर है कि जिस एक लक्ष्य को लेकर के इंडिया गठबंधन बना था, वो लक्ष्य से दूर हो रहा है गठबंधन। और ये दूर इसलिए हो रहा है कि गठबंधन के तहत जो विभिन्न पार्टियां हैं, उनके जो राज्य स्तर का नेतृत्व है, वो इस बात को समझ नहीं रहा है कि देश किस स्थिति में है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम भारत को बचाने के लिए जरूरी है। लिहाजा इस गठबंधन पर पूरा फोकस होना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका ऐलान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब मिल करके करेंगे। हेमंत सोरेन और जो अखिलेश यादव ने जेपी की जयंती के मसले को लेकर के जो मुद्दा उठाया है और नीतीश कुमार से जो मांग की है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर भी एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है कि अगर वो इसी तरह से एनडीए के साथ बने रहे तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको भी उन्हें देखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर है, वो अगर एक दिन नीतीश नहीं बदले तो उनको खा जाएगी, खा सकती है।
ये उसका अतीत रहा है, यही उसका इतिहास रहा है। और एक सबसे बड़ी बात कि सबको मिल करके, छोटे से छोटे दलों को भी मिल करके सबसे पहले राज्य में उनकी सरकार बनती है कि नहीं बनती है, गठबंधन की सरकार बनेगी तो भी उनकी सरकार बनेगी, इस बात को तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी समझना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा होता हूं, आपसे विदाई लेता हूं। आप सबको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।